तो दोस्तों आज हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है मेलकम। एक इंडस्ट्री सेफ्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो बहुत सारे जो है मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री सेफ्टी में जो भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वर्कर्स उनकी सेफ्टी के लिए, फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए और तमाम तरीके की इंडस्ट्री प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाती है। मैं आपको अगर इसकी एक रिपोर्ट में ले जाऊं तो ये जो है नाइट्रेट ग्लव्स, सेफ्टी शूज, गारमेंट्स जो कि सेफ्टी के रिलेटेड है, जो कि इंडस्ट्री में काम करना है, सेफ्टी के लिए जरूरी है, वो फुट प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, लेदर ग्लव्स, इस सारी चीजें जो है बनाती है। एक सिंगल वर्ड बोलूं तो इंडस्ट्री प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। अब आजकल जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि अ, मैं बहुत हादसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जितना ज़्यादा उनको जो है होना चाहिए स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स सेफ्टी ऑफ लेबर्स, वो उतनी नहीं है। इसकी वजह से शायद गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है टू एंश्योर दैट द whatever production is taking place, it is not taking place at the cost of lives of the people, of the laborers, right? तो वो गवर्नमेंट्स जो है रेगुलेट कर रही है इस तरीके से कि वो कह रही है इंडस्ट्रीज को कि भाई तुम कम से कम इतना इतना पोर्शन अपने प्रॉफिट्स का कम से कम इसमें इंडस्ट्री सेफ्टी में दीजिए, इंडस्ट्री सेफ्टी में दो। इससे लेबर को भी काम करेगा और लेबर की जो है एट द सेम टाइम आपका प्रॉफिट्स भी होंगे और एट द सेम टाइम लेबर की प्रोडक्शन भी होगी। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं कंपल्सरी है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे आ रहे हैं कि इतना इतना। तो जब भी कोई चीज गवर्नमेंट रूल से ट्रिगर होती है, तो जब भी कोई डिमांड गवर्नमेंट रूल्स की वजह से ट्रिगर होती है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइकिल। चाहे मंदी आ जाए चाहे तेजी आ जाए, इसको इंडस्ट्री सेफ्टी का कोई भी इंडस्ट्री उसको इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। मेलकम इंडस्ट्री सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो इस पर्टिकुलर रेगुलेशन जितने, मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी होगा, चाइना में भी होगा और ये हर जगह होगा। चाइना में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको तो ये सब करना पड़ेगा। सो अभी जिस तरीके से रूल्स बन रहे हैं इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी फॉर मेलकम एंड चाहे बैलेंस शीट ना कुछ कहे ना खाए, लेकिन मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, 3M इंडिया। 3M इंडिया आज लगभग 22-24 हज़ार का रुपए का है, मुझे पता नहीं है इतना कुछ, बट वो भी ऑलमोस्ट सेम सेक्टर में थी, घुमा फिरा के सब। मेरे को जितना लगता है इंडस्ट्री एंड सेफ्टी में भी उसका कुछ ना कुछ एक सेगमेंट है, ज़्यादा मुझे याद है, अराउंड 22,000 रुपीज़ की। उसके 4-5 सेगमेंट है, अगर मैं 22,000 डिवाइड बाय 4 भी करता हूँ, मान लेते हैं कि सारे सेगमेंट्स में इक्वल है, कम से कम इंडस्ट्री सेफ्टी वाला तो उसका जो है कम से कम कह सकते हैं कि चार चार 3 से लेके 4 हज़ार रुपए का तो उसका शेयर प्राइस है। अगर मैं डिवाइड बाय 4 करता हूँ, उसके सारे सेगमेंट्स को डिवाइड बाय 4 करूँ, तो हर सेगमेंट का जिसमें इंक्लूड होता है सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी, तो उस सेफ्टी प्रोडक्ट वाले सेगमेंट का भी 4 हज़ार रुपए भाव। तो एक मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है कि, मानता हूँ ये सब इट्स नॉट मच रिलेटेड, बट उसको इतना वेटेज नहीं देना चाहिए इस पर्टिकुलर रीजन को कि 3M इंडिया बढ़ा था तो मेलकम भी उस लेवल पे जाएगा, नहीं नहीं। 3M इंडिया 4-5 प्रोडक्ट्स में है, 4-5, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अब ये तो 514 करोड़ रुपए की कंपनी है, ठीक है। तो इसको तो शायद मैं कह सकता हूँ कि अनंत अंबानी यूं ही अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकता है, ये ऐसी कंपनी है। लेकिन कम से कम मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि 3M इंडिया में सेम ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मेलकम में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और भी रीजंस हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे इसका बिजनेस बहुत पसंद आया, प्लस अगर मैं आपको इसका चार्ट बताऊं, राइट, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं दोस्तों। लिमिटेशंस ये हैं कि ये कंपनी BSE पे लिस्टेड थी पहले, अभी NSE पे आई है शायद। NSE के इतने सारे चार्ट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसके 1 साल का ही चार्ट अवेलेबल है एंड इट्स नॉट रेलेवेंट एज फार एज दिस क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कंसर्न। मैं एक चार्ट जो BSE का चार्ट है उसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने एक तरीके से। मैं लाइन चार्ट का ही लिया है ताकि चीजें जो है मोटा मोटा समझ में आ सके। कैंडल स्टिक्स में थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म वाला थोड़ा बिहेवियर हो जाता है। तो देखो इसमें लगभग 6 मंथ्स का जो है सपोर्ट तोड़ा है अभी, 6 मंथ्स का रेजिस्टेंस तोड़ा है इसने अभी, आप देख सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स का रेजिस्टेंस तोड़ा है और लगभग 1 ईयर का रेजिस्टेंस तोड़ने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही ये कुछ टिक कर रहा है बार बार, तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का सपोर्ट तोड़ा है, आप इसको कह सकते हैं ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, आप देख सकते हैं कि
ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, सच बताऊं तो, लेकिन अच्छा डबल डबल बॉटम देके जो है इसने रिबाउंड किया है, विच इज कंसिडर्ड अ गुड साइन। डबल बॉटम देके ऊपर आ रहा है तो ये अच्छा है। प्लस मैं अगर इसका स्टॉप लॉस दूं, पहले तो मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है 500 रुपए का होना चाहिए। ऐसे मैंने लगभग 500 से 600 चार्ट्स देखे हैं, ये सब हुआ है हर लेवल, हर डेली बेस पे 15 मिनट्स पे। तो उस टाइम में मेरी सिंपल थियरी की नेक लाइन से थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस हो, 500 रुपए का स्टॉप लॉस विल बी द बेस्ट थिंग। ओके, तो अगर मैं अभी 820 पे खरीद रहा हूँ और 500 320 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 320 रुपए का रिस्क है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ अगर मैं, और 820 पे खरीद रहा हूँ, यानी 320 का जो है वो एक तरीके से स्टॉप लॉस है, रिस्क है। तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो सीधी सी बात है, मिनिमम 320 तो होना चाहिए, क्योंकि मैं 320 का रिस्क भी ले रहा हूँ। तो क्या ये 1100 रुपए, 1120 जो 1140 रुपए जा पाए? अगर मैं देखूं तो क्या ये 1140 रुपए जा पाएगा? जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, तो मेरे पास इसके रिसेंट फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे पहले ब्रेकआउट आता या कुछ होता, मुझे लगा यार लेट ना हो जाऊंगा, तो मैंने अभी बना दिया। हम टीटीएम के बेसिस पे थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेंगे। इसके जो ट्रेलिंग 12 मंथ स्टॉप जो प्रॉफिट्स हैं वो है 36। ट्रेलिंग 12 मंथ यानी लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स को अगर मैं ऐड करूं तो 36 आता है। बट इसके इस साल इसने इतना अच्छा किया, वो अगर मुझे देखना हो तो मुझे उसके लिए फोर्थ क्वार्टर की चाहिए रिजल्ट। फोर्थ क्वार्टर का तो रिजल्ट अब तक आया ही नहीं। तो हम एक अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि अगर जून, सितंबर, दिसंबर 27 करोड़ रुपए इसका जो है प्रॉफिट है अभी तक। पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था इसका? लगभग 32 करोड़। ठीक है, अब उसका 4 क्वार्टर का 32 करोड़ से, और मैंने सिर्फ इसके 3 क्वार्टर का कैलकुलेशन किया जो कि इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसमें 27 आ रहा है और इसका 32 आ रहा है 4 क्वार्टर का। तो इसका 4 क्वार्टर का आराम से 32 क्रॉस कर जाएगा, जितना मेरा एक मानना है। अगर मैं इसका हर मार्च का परफॉर्मेंस देखूं, तो इसका मार्च का परफॉर्मेंस पिछले साल कैसा था? 5, 10, 8, 9, 9। तो यानी सेकंड हाईएस्ट ये परफॉर्म कर लेता है। और अगर मैं लास्ट साल का देखूं तो 3, 7, 8, 10 मार्च वाले ने अच्छा परफॉर्म किया था सबसे ज्यादा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके जो प्रॉफिट्स वो रफली, अगर मैं कहूँ तो इसके प्रॉफिट्स कम से कम 10 करोड़ के आसपास के आराम से हो सकते हैं। तो अगर मैं 10 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है इसका मार्च क्वार्टर का, जितना मैं एनालिसिस करके आपके सामने रफ एनालिसिस किया, ब्रॉड एनालिसिस किया, 10 करोड़ का प्रॉफिट मेरे हिसाब से इसका हो सकता है। और अगर मैं 27 में 10 करोड़ ऐड करता हूँ तो 37 करोड़ का जो है इसको प्रॉफिट होगा, जो कि पिछले साल के 32 करोड़ से बेटर था। ठीक है, इसकी आप खासियत आप इस स्टॉक की देखो कि ये मार्च 2018 से हर साल ग्रो कर रहा है, हर साल। मार्च 2018 से हर साल ग्रो किया है इसने, और अच्छे अच्छे रेट्स पे किया है इसने। तो ये एक साइन है कि मेलकम में जो है एक अच्छी तेजी आ सकती है। इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है, नो डाउट। सो इससे जो है ट्रिगर हो सकता है इन्वेस्टर्स के, हाँ इसको लेने जैसा है। प्लस इंडस्ट्री सेफ्टी वाला सेक्टर है, तो और आपकी जो है प्रॉफिट सिक्योर्ड है। ठीक है, अगर मैं सितंबर तक की बोरोइंग देखूं, मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी तक शायद नहीं आए रिजल्ट्स। लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे सितंबर तक की बैलेंस शीट के बेस पे। तो बोरोइंग जो है 72 करोड़ से, जो कि बड़ी है। सबसे ज्यादा बोरोइंग कभी भी इसकी इतनी बोरोइंग नहीं थी जितनी अभी है। ठीक है, रिस्की है, बट क्या ये फिक्स एसेट्स में लगा रही है उस पैसे को? अगर बोरोइंग्स लेके अगर आप फिक्स एसेट्स में बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर वेरी मच इन कन्विक्शन के माल तो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स यानी एक्सपांशन बता रहे हैं वो आपको, व्हिच इज कंसीडर्ड अ गुड साइन। अगर बोरोइंग बढ़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन फिक्स एसेट्स भी बढ़ रहे हैं साथ साथ, इट इज कंसीडर्ड वेरी गुड। सो हाँ, कोई बुराई नहीं है बोरोइंग में। फिक्स एसेट्स जिसके 93 करोड़ होके, जो कि पास्ट में कभी भी नहीं थे। अगर मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहूँ तो 2023 का देखने का कोई फायदा नहीं है, सच बात कहूँ तो, क्योंकि पुरानी पिक्चर। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत कम हुआ है, विच इज अ रेड फ्लैग टू बी ऑनेस्ट। कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रही है 146, पक्का इसका जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कम है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम है, बिगड़ रही है। इसका मतलब पक्का ये है कि इसको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रही, या ये इसको टाइमली बेसिस पर जो है इसके कस्टमर्स पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, पेमेंट इसके क्लियर नहीं हो रहे हैं।
तो विच इज मतलब मैं इसका कह सकता हूँ कि इसका कलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है, और इट इज अ रेड फ्लैग, नो डाउट अबाउट इट। प्रमोटर्स ने लास्ट, कह सकते हैं लास्ट 1.5 ईयर्स से अपना स्टेक में कोई रिडक्शन नहीं किया। खाली एक टाइम पे उनका 73.79 होता था और उन्होंने 0.01 से अपना स्टेक कम किया है। एफआईआई जिसमें बहुत निवेश करती थी लेकिन अभी तक नहीं है, विच इज अ वेरी बैड साइन। अभी तक 000। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मैं इस पूरी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं कोई अप्रोक्सीमेट करूं फिगर, जो मैंने 1100 रुपए का बोला था कि भाई मेरा 300 तीन ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं 320 रुपए का अगर मेरा रिस्क है, तो मैं 320 रुपए का जो है रिवॉर्ड रख सकता हूँ, और 1100 रुपए का 1140 रुपए का टारगेट रख सकता हूँ। ये थोड़ा जो है ओवरऑल एनालिसिस अगर मैंने करी है, तो ये थोड़ा गलत होगा बोलना कि 1120 जाएगा। अभी नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको 1120 की बजाय 1140 की बजाय 1040 जो है जाना चाहिए। ठीक है, तो 1040 माइनस 800, 240 रुपए का रिवॉर्ड है और 320 रुपए का रिस्क है। ये रिस्क रिवॉर्ड चलेगा नहीं मेरे ख्याल से, कुछ कुछ करना पड़ेगा, मैं देखना पड़ेगा। 600 पे कोई चांस है? 500, 500, 500 तो रखना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस, इसमें कोई डाउट नहीं है। 500 तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। 1140 एक्चुअली जा सकता है, मेरे को जितना लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा मानता हूँ, लेकिन फ्री इंडिया में भी हुआ था, और आई थिंक 1140 विल शुड बी द टारगेट अकॉर्डिंग टू मी, होना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, पी रेशियो भी इसका कम है, जबकि आप 3M इंडिया का अगर आप देखो 66 का पी है। ठीक है, मतलब पी रेशियो ज्यादा है नहीं, अर्निंग्स भी अगर इसकी कम होंगी तो भी प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, एक अपना अप्रोक्सीमेशन है। क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर जो कि 3M इंडिया भी इंडस्ट्री सेफ्टी में, मैं इसको टेक्सटाइल नहीं कहूंगा, पहली बात मेलकॉम इज नॉट अ टेक्सटाइल कंपनी, भले ही वो टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, बट इट्स अ इंडस्ट्री सेफ्टी जो है सेगमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हाँ, पी रेशियो उसका बहुत ज्यादा है और इसका बहुत कम है अभी। तो एक बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर ये, मैंने जो इसकी बुराई अभी बोली है आपको, इस बुराई को बावजूद भी मार्केट इसको जो है ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि 3M का भी लेके गया था तो इसका भी ऊपर लेके जाएगा। सो पी का जो प्राइस वाला कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। अगर ई ना बढ़े ना, ईपीएस नहीं बढ़े, तो भी प्राइस वाला कंपोनेंट है तो भी बढ़ जाएगा, तो भी पी जो है इसका 66 जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। 66 नहीं बोलूंगा, 30-40 तो जा ही सकता है। ठीक है, सो ये मेरे को चांस है कि 1100 तो जा सकता है, ऐसा ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मैं इसलिए देखो, मैं ज़्यादा टारगेट मेरे बहुत ज़्यादा क्लियरली बोलता हूँ। पहली बार मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था इनिशियली, क्योंकि इसके चार्ट्स ही नहीं अवेलेबल बहुत, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पर अपना जो है अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ता है, तब जाके हम टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हैं, वरना हम कभी ऑल टाइम हाई वाली कंपनीज में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू ट्रेड द कंपनीज, हाउ टू प्लेस द टारगेट ऑफ कंपनीज व्हेन वी आर कंसीडरिंग, व्हेन वी आर ट्रेडिंग, ट्राइंग टू ट्रेड इन ऑल टाइम हाई कंपनीज, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। मैं अगर मैंने जो मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं फैक्टर्स, वो है फिक्स एसेट्स में बहुत पैसा आ रहा है, इस कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है। सेकंड, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। थर्ड, इसने जो है लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 7 मंथ्स के रेजिस्टेंस में जो है रेजिस्टेंस को तोड़ा है। प्लस प्लस इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी ऐसे ही गए थे एक टाइम पे, जैसे ये जा रही है। लो पीई कंपनी, अच्छा बिजनेस है, एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नमेंट का बैकिंग है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो भी इसका पी जो है बहुत कम है। ऐसी कंपनीज का पी सबसे ज्यादा होता है, पर इसका कम है, विच इज एट अंडर वैल्यूड साइन, मैं कह सकता हूँ। प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं, एक कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट्स जो है बढ़ रहे हैं। डिविडेंड पे आउट भी देती है ये कंपनी। और रेड फ्लैग्स तो मैंने आपको बताया ही है, बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, टाइमली इसके कस्टमर्स को जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं, विच इज इसके कलेक्शन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि जो टाइमली अगर पेमेंट नहीं लोगे कस्टमर से, तो लिक्विडिटी क्रंच आएगा, वर्किंग कैपिटल क्रंच आएगा। वर्किंग कैपिटल क्रंच को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। बोरोइंग्स अगर इस एनवायरनमेंट में ली तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट जो है
हाई चल रही है. सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो ये चीज़ है. एफआईआईज ने जो अपना निवेश ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, विच इज अ रियली बैड साइन. बट इस सब चीज़ों को डिस्काउंट करके मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो है 1140 जितना जो है जा सकता है. 500 रुपये का स्टॉप लॉस, 820 पे एंट्री और 1140 का टारगेट.